लास्ट क्लास में कहाँ तक बताए थे? सर्वनाम। आज का टॉपिक है विशेषण और क्रिया। विशेषण के बारे में क्या जानते हैं बताइए। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेषता किस प्रकार से होनी चाहिए? विशेषता से क्या समझते हैं? लंबा है, छोटा है, और कुछ उनको बताता है। और ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए। लिखिएगा, वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसमें एक और शब्द होता है विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेष्य एक शब्द होता है। क्या? विशेषण की? नहीं। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। की विशेषता बतलाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य। और जो विशेषता बतलाई जाएगी वो कहलाएगा विशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल है कि सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक है। यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? सीता की, जो कि यहाँ पर संज्ञा है। तो यही यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और जो विशेषता बतलाई जा रही है, क्या विशेषता बतला रही है? कि सुंदर है, तो ये क्या है? विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। और जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। आगे लिखिएगा, विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? याद है? नहीं। लिखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक। और अंतिम है
सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। लिख लिए? चलिए गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। वैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो नहीं लिखे, जिसकी, वैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, दशा इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर बताया जाता है, बताया जाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या बताया गया कि वैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता किस किस आधार पर बताई जा रही है, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार हो गया, दशा हो गया, इन सब के आधार पर बतलाई जाती है, तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब एक देखिए कि मान लीजिए कि गुण के आधार पर, जैसे ये वाला जो था, सीता एक सुंदर लड़की है, वो भी क्या है आपका गुणवाचक विशेषण के आधार पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया, सुंदर मतलब उसकी विशेषता यानी उसके गुण को बताया गया। अगर मैं बोलूं कि राम इस क्लास का सबसे नटखट बच्चा है, तो नटखट भी क्या है, उसका गुण है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। आकार के आधार पे अगर आप बताना चाहे, तो अगर मैं बोल दूं कि कोई भी है, जैसे वो सबसे लंबा लड़का है या वृक्ष सबसे लंबा है, ठीक है, आकार के आधार पर हो गया। दशा के आधार पर होता है कि वो वस्तु वहां पर रखा हुआ है, तो दशा जो उसकी किस जगह पर वो वस्तु है उसके आधार पर बताया जाता है। तो ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि स्वाद वाला जो चीज होता है ना, जैसे ये आम खट्टा है, यह आम खट्टा है, आम क्या है, संज्ञा है, और कैसा है तो खट्टा है, तो किसके आधार पर बताया जा रहा है, उसके स्वाद के आधार पर बताया जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाता है आपका रंग के आधार पर। कैसा होगा, एग्जाम्पल दीजिए, रंग के आधार पर एक विशेषण बताइए। कृष्ण सांवला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रंग के आधार पर, ये रूप के आधार पर होगा, रंग के आधार पर नहीं होगा। किसी पर्सन का रंग, ठीक है, जैसे मनुष्यों का रंग हम लोग रूप के बारे में बोलते हैं कि वह सांवला है, गोरा है, ठीक है, इस आधार पर बोलते हैं। लेकिन रंग के आधार पर बोलेंगे तो अगर मैं बोलूँ कि आसमान नीला है, मेरे पास एक लाल रंग की कार है, ये क्या हो जाएगा आपका रंग के आधार पर होगा। तो विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो सारे चीज को बताए जिससे हम उसकी पहचान कर सके, वो हो जाता है आपका विशेषण। लाइक जैसे आप सबों ने बहुत पुरानी मूवी थी शोले, देखी है या सुनी होगी, देखे हैं सुने हैं जो भी है, ठीक है, उस फिल्म का अगर मुख्य किरदार की बात करेंगे तो जय वीरू, और मेन जो उसका विलेन कौन था, गब्बर सिंह, जिसका किसने निभाया था वो किरदार, अमजद खान ने। बहुत कोई ऐसे हैं जो उनका रियल नाम जानते भी नहीं है, नहीं जानते, सब जानते हैं किस नाम से, गब्बर सिंह के नाम से। तो उन्होंने उस पिक्चर में क्या किया था, नेगेटिव रोल निभाया था, लेकिन लोग उसकी पहचान कैसे बताते हैं, गब्बर सिंह के नाम से। तो वो उसकी अच्छाई के बारे से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसकी बुराई के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारी उसकी पहचान हम लोग किस आधार पर कर रहे हैं, उसके बुराई के आधार पर, यानी उसके दोष के आधार पर कर रहे हैं।
तो ये चीज क्या हो जाता है आपका, वो भी क्या है आपका विशेषण है, जो कि गुणवाचक विशेषण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे चीजों में अपना नाम कमाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत कामों की वजह से नाम कमाते हैं, लोग उसको जान रहे हैं। तो फिर ये सारा चीज क्या हो गया, गुण या दोष, या जिसके आधार पर हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। हाँ जी, ओसामा बिन लादेन जो कि एक आतंकवादी था, लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि वो एक आतंकवादी था। इंजीनियर बहुत कम ही लोग जानते होंगे, हम भी नहीं जानते, आज हमको पता चला आपके मुंह से। लेकिन हम लोग उसको क्यों जान रहे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था। ठीक है, चलिए दूसरा पे हम लोग आएंगे, संख्यावाचक विशेषण। लिखिएगा इसकी परिभाषा। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। वैसे शब्द जो संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। में भी दो प्रकार होते हैं, लिखिएगा। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो समझना बहुत आसान है, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता संख्या के आधार पर बतलाई जाएगी, वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत मान लीजिए हम बोलेंगे कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो कक्षा क्या हो गया अपना, निश्चित। कक्षा संज्ञा है और कितने विद्यार्थी हैं, 40, 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 क्या है, काउंट है हमारा, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक है तो अगर मैं बोलूंगी कि इस कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, कई बोल दिए, मतलब इसमें अभी तक काउंट नहीं है कि कितने विद्यार्थी हैं, तो इस आधार पर क्या पता चलता है कि इस कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं कितने हैं उसका पता नहीं चल रहा है, तो कई जो हो जाता है वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में जहां काउंट हो, अब काउंट भी क्या, वैसी चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हैं, अब गाय को काउंट कर सकते हैं, घर काउंट कर सकते हैं, लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, निश्चित का लिख लीजिए, इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। दूसरा लिख सकते हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों मतलब क्या होता है, सैकड़ा मतलब 1000 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 है, तो ये भी क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित का लिखिएगा, पुस्तकालय में, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। इसमें असंख्य मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, तो असंख्य क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। एक और लिखिए इसी में, सारे आम सड़ गए, सारे आम सड़ गए।
इसमें सारे, हाँ, अनिश्चित, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा परिमाणवाचक। परिमाण और परिणाम दो शब्द हैं जो लगभग एक जैसे उच्चारण में लगते हैं, लेकिन दोनों का बहुत अंतर होता है ना। परिणाम मतलब क्या होता है? परिणाम मतलब रिजल्ट या फिर हाँ जो भी उसके बारे में कैलकुलेशन। परिमाण 4 + 5 9। हाँ हाँ, परिमाण का मतलब होता है कि नाप तौल, क्वांटिटी, ठीक है। और ये परिणाम मतलब वो क्या होता है? रिजल्ट या कैलकुलेशन। चलिए लिखिएगा परिमाणवाचक के बारे में। जिस विशेषण से जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के भी दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का लिखिएगा एग्जाम्पल। मुझे 4 मीटर कपड़े चाहिए। मुझे 4 मीटर कपड़े चाहिए। निश्चित में आपको पता चल रहा है कितने कपड़ों की आवश्यकता है? 4 मीटर, जो कि इस एक परिणाम यानी एक माप तौल को बतला रहा है। दूसरा इसी में लिखिएगा 1 लीटर दूध लाओ। 1 लीटर दूध लाओ। ठीक है, इसमें क्वांटिटी पता चल रहा है ना? सॉरी, हाँ क्वांटिटी, माप पता चल रहा है आपको। और अनिश्चित में लिखिएगा एग्जाम्पल। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, दे रहे हैं, लिखिएगा। उसे से कुछ अनाज की आवश्यकता है। अनाज की आवश्यकता है। दोनों वाक्यों में देखिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे ये के आधार पर कि 1 गिलास पानी देना चाहिए था, 2 गिलास, 4 गिलास, जो भी है।
तो यहाँ पर कुछ लिखा है यानी वहां पर निश्चित परिमाण पता नहीं है, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा पानी जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार जो दूसरा मैंने उदाहरण दिया उसे क्या था, कुछ अनाज की आवश्यकता है। यहाँ पर भी क्या है, इस चीज को हम लोग किसके आधार पर लाते हैं, अनाज हम लोग कैसे खरीदते हो, माप तौल के आधार पर खरीदते हो ना, वजन के हिसाब से खरीदते हो। तो इस जगह में भी लिखा कुछ अनाज की आवश्यकता है, यहाँ भी क्या है आपको क्वांटिटी पता नहीं चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाण वाचक। हाँ हाँ, सेम सेम है, लेकिन आप ये चीज वैसे चीज संख्यावाचक में आएंगे जो काउंटेबल हैं, जिसको गिना जा सकता है। वैसे हम आप लोग को ये भी बताए थे, संज्ञा जब बताए थे तो उसमें भी था कि वैसे चीज जिसको गिन सकते हैं वो क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन में आता है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल में नाउन। किसको नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम वजन के से हिसाब से खरीदते हैं ना, जो तो वो सब चीज को, जैसे लिक्विड हो गया, तरल पदार्थ जो भी हो गया, अनाज हो जाता है, अनाज सारे चीज हो जाते हैं, धातु हो जाते हैं, ये सारा चीज क्या है, इसको हम लोग माप तौल के हिसाब से खरीदते हैं, इसको गिन के नहीं खरीदते हैं। तो ये अंतर यही है, संख्यावाचक वैसी चीजों का विशेषता बतलाएगा जिसको गिना जा सकता है, ठीक है, और जिसको नहीं गिना जा सकता है वो जो अनकाउंटेबल होगा वो परिमाणवाचक में आएगा, यानी परिमाण में अनकाउंटेबल नहीं, जिसको हम लोग वजन के हिसाब से या माप तौल के आधार पर लेते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग परिमाणवाचक के अंतर्गत शामिल करेंगे। लास्ट लिखिएगा सर्वनामिक विशेषण। लिखिएगा वैसे सर्वनाम शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे आकर, जो संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता को बतलाता है, की विशेषता को बतलाता है, उसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। से सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द ही जो है वो किस रूप में काम करेगा, विशेषण के रूप में काम करेगा। यहाँ पर जो विशेषण कैसे पहचानिएगा कि ये सर्वनाम है कि विशेषण है, कैसे पहचानिएगा, इसलिए ये बताया गया है कि ये क्या है, संज्ञा के पहले प्रयोग में लाया जाएगा, तब ये क्या होगा आपका सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। हम जब आप लोग को सर्वनाम पढ़ाए थे तो उसमें भी एक था सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, जिसमें कि जो संकेत बताता था कि यह वस्तु, पास या दूर का बोध कराता है ना, वही वाला इसमें भी आता है कि ये चीज यहाँ रखा है, या दूर संकेत को बतलाता है कि ये चीज यहाँ पर है, वो चीज वहां उपस्थित है। तो ये इस जगह में किस आधार पर काम करता है, विशेषण के आधार पर काम करता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, वे लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए।
हेलो हेलो, लिख लिए? वे लोग क्या कर रहे हैं, लिखे? इस वाक्य में ये जो है लोग, ये क्या है? संज्ञा है। और किस प्रकार की संज्ञा है? अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन तो है ही, साथ साथ यह समूहवाचक में भी आएगा क्योंकि वे लोग अधिक संख्या में। यहाँ पर वे किस रूप में काम कर रहा है? वे सर्वनाम के रूप में काम नहीं कर रहा है, वे विशेषण के रूप में काम कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे वे लोग को हम कहाँ दर्शाएंगे? वे लोग क्या कर रहे हैं, यानी दैट मीन्स वो दूर है, तो हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं कि उसको दर्शा रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर किन लोगों के बारे में बात हो रही है? उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो वे जो है यहाँ पर क्या है? सर्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि ये लोग लिख रहे हैं, तो ये लोग हो जाता है यहाँ के बारे में, दैट मीन्स ये जो हो जाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण में? ये कहलाएगा ये, क्योंकि ये सामने की चीजों का बोध करा रहा है। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल लिखिए। यह मेरा घर नहीं है। यह मेरा घर नहीं है, सॉरी। मेरा क्या है बताइए? मेरा क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? सर्वनाम है। और यह भी क्या होता है? सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है? एक वाक्य में दो सर्वनाम तो होगा नहीं एक ही जगह में। तो ये क्या है? मेरा है यहाँ पर सर्वनाम, और ये क्या है? यह किस रूप में काम कर रहा है? विशेषण के रूप में। तो कौन सा विशेषण है ये? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसका पहचान ये है, ये वे यह वह, ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। हाँ, ये चीज रहेगा, अंतर यही है। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में ये अंतर है कि सर्वनाम जो है वो वाक्य में मतलब रहता है, सेंटेंस में स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण जो है ये संज्ञा या सर्वनाम के पहले पहले लगेगा और उसकी विशेषता को बतलाएगा। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। अब तक जो बताया उसमें कोई डाउट है विशेषण में? नहीं? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए? क्रिया। क्रिया छोटा सा है, जब बहुत ज्यादा चीज हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। क्रिया को परिभाषित कीजिए। हाँ, काम करने को क्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखिए सबसे पहले। वैसे शब्द, वैसे शब्द जिससे जिससे किसी कार्य के, किसी कार्य के होने या होने या करने का बोध हो, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है वैसे शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, क्रिया कहलाता है। सबसे सिंपल है, हम लोग हर वो चीज जो करते हैं वो क्या है? क्रिया है। चाहे लिखना, पढ़ना, उठना, सोना, जागना, रोना, हंसना, सब चीज क्रिया है। आपकी पलक का झपकना भी क्रिया है, आपके हृदय का क्या, हाँ, ना रहेगा ही, और आपके हृदय का धड़कना भी क्रिया है। क्रिया की पहचान उस तरह कैसे है, जैसे कि क्या, कुछ क्रियाएं जो होती हैं ऐच्छिक होती हैं, कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं।
ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, और अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं में क्या आएगा? लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, हंसना, रोना, सब क्या है? आपकी इच्छा से होता है। आपको मन होगा हंसने का, हंसिएगा, रोने का मन होगा, रोइएगा, लिखने का मन होगा, लिखिएगा, पढ़ने का मन होगा, पढ़िएगा। ये क्या है? आपकी इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन जो क्रियाएं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, जैसे जैसे पलक का झपकना, सांस का चलना, ये क्रियाएं आपकी इच्छा से होती है क्या? आप बोलिएगा पलक नहीं झपकाएंगे तो नहीं झपकेगा, सांस नहीं लीजिएगा तो नहीं लीजिएगा क्या? तो बस ये है क्रिया। क्रिया में लिखिएगा क्या? हाँ, बस उतना ही देर का इच्छा। चलिए, और ज्यादा कोशिश भी मत कीजिएगा सांस रोकने का, नहीं तो सांस रुका जाएगा। देखिए, क्रिया के बारे में पहचाने। अब क्या हो गया? जैसे कि क्या बताएं? क्रिया किससे, किसके मिलने से बनता है? धातु बोलते हैं। जी, लिखिएगा। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से, अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है, जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है, उसे धातु कहा जाता है। क्रिया के सभी रूप में, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है, धातु उपस्थित रहती है। जैसे, जैसे चलना में, चलना में चल धातु, पढ़ना में पढ़ धातु, इत्यादि। धातु समझ गया ना? मेन, सॉरी, क्रिया किससे बनता है? धातु से बनता है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु ही है। जैसे उठना में उठ, ना जोड़ दिए तब क्या बना? वो क्रिया। ऐसे जब बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, धातु से ही क्रिया बनता है। बैठना में बैठ हो गया, पढ़ना में पढ़ है, लिखना में लिख है। संस्कृत की पुस्तक पढ़े हैं? संस्कृत पढ़े हैं स्कूल में? हाँ, कुछ भी लिखने का, ठीक है, कुछ भी लिखने से पास हो जाते थे? नहीं होता था। चलिए, कोई बात नहीं। तो संस्कृत जब पढ़ोगे ना, तो संस्कृत का व्याकरण जब पढ़िएगा ना, तो उसमें शब्द रूप और धातु रूप आता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं। और वो काफी रहता है, वो थोड़ा सा ज्यादा याद करने की जरूरत होती है, कि संस्कृत का मेन व्याकरण वहीं से स्टार्ट होता है, शब्द रूप और धातु रूप से। तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मेन धातु कहाँ से है। एक्चुअली हिंदी भी तो संस्कृत का ही शब्द है ना, संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ, और उसके पहले भी और प्राकृत पाली भाषाएं जो थी, अपभ्रंश थी, उसके बाद ही हिंदी का भाषा का आपका में निर्माण हुआ है। तो ये शब्द रूप धातु रूप आपको वहां मिलेगा कि धातु क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो ये समझ में आया? अब लिखिएगा, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया के बारे में लिखिएगा। वैसी क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जिसके साथ कर्म होता है तथा तथा जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया है जिसके साथ कर्म होता है और उस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में, राम आम खाता है, ठीक है। राम क्या है? संज्ञा। और यहाँ पर क्या है? कर्ता। सब्जेक्ट है, कर्ता है। आम क्या है? कर्म है। खाना क्या है? क्रिया। आप देख रहे हैं इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाना। और कर्म क्या है? आम। तो राम आम खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म के साथ है। ये वाक्य में आप देखिएगा कि कर्म है और क्रिया दोनों है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और इसमें क्या है, आप चीज देखिएगा, क्या बतलाया गया कि क्रिया का फल क्या है? कर्म पर पड़ रहा है। जैसे राम क्या खाता है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? आम खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आप देखिएगा, क्या और किसको, इसके आधार पर अगर आपको वाक्यों में उत्तर मिले तो समझ जाइएगा कि क्या है ये? सकर्मक क्रिया है जिसके साथ कर्म है। जैसे मैं बोलूं कि वह जाता है, ठीक है, एक वाक्य है, वह जाता है। इस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया। इसका प्रश्न आप देखिए, क्या जाता है, किसको जाता है, ऐसे आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं वह स्कूल जाता है, ठीक है, ये क्या से कैसे बनेगा बताइए? क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरा लिखिए अकर्मक क्रिया। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको बता रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। इसमें एक चीज और ऐड हो रहा है। सकर्मक क्रिया क्या होगा कि सिर्फ कर्म के साथ वाला क्रिया सकर्मक नहीं कहलाएगा, वैसा क्रिया भी सकर्मक कहलाएगा जिसके साथ कर्म होने की संभावना है। कर्म होने की संभावना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि क्या था? वह जाता है, तो इसको अगर हम क्या से पूछेंगे तो क्या वह जाता है से हो सकता है। और इसके साथ क्या है? स्कूल ऐड होने से सकर्मक क्रिया हो गया, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यों? वह क्या वह स्कूल जाता है? तो इस प्रश्न से हमको उत्तर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखिए, फिर हम बता रहे, समझिएगा कि जिस वाक्य में आपको कर्म ऐड हो ही नहीं सकता है, लिखिए, वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म न हो, जिसके साथ कोई कर्म न हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, तथा, सॉरी, ना ही, एक मिनट,
साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। हाँ, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, लिखिए। वहां क्रिया का फल कर्म पे पड़ा था, यहाँ कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कही जाती है। वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो और क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका देखिएगा। राम हंसता है, में कर्म नहीं है और ना ही इसमें ऐड हो सकता। इस वाक्य को आप तोड़ मरोड़ के देखिए, क्या इस क्या हो गया? हट, गया। हाँ, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? क्या इसमें कर्म कहीं भी ऐड हो सकता है? क्या कर्म ऐड होगा? जुड़ सकता है। राम हंसता है में क्या ऐड हो सकता है? नहीं होगा। तो इसमें कर्म की संभावना भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। और ये में इसका फल किसके पड़ रहा है? के ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है। राम क्या है? क्रिया है। ये क्या, सॉरी, राम करता है, राम करता है, और ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कौन हंसता है? राम हंसता है। तो हंसने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? राम आम खाता है, और यहाँ पर फल किसके पड़ता है? आम, आम पर, यानी कर्म पर। क्या खाता है? आम खाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कर्म है। तो ये अंतर है दोनों सकर्मक और अकर्मक क्रिया में, कि सकर्मक क्रिया जो रहेगा वो कर्म के साथ रहेगा, और वैसी क्रियाओं में क्या है? कर्म की संभावना भी हो सकती है। लेकिन वैसी क्रियाएं जिसमें कर्म की संभावना भी नहीं होगी और क्या हो जाएगा आपका, में कर्म नहीं रहेगा, वो क्रिया क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। नहीं, लेकिन इसको आप सकर्मक क्रिया नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। संभावना है लेकिन कर्म तो नहीं है ना। वह जाता है बोलेंगे तो कर्म तो नहीं हो। क्या अभी आपको ये समझ में नहीं आया? कर्म, कर्म नहीं समझ में आया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। अगर मैं बोलूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। एक ऐसा चीज जो ऐड करिएगा आप वाक्य में, और उससे वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा और उसके ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मैं जाता हूँ, तो जाना क्रिया हुआ। मैं घर जाता हूँ, अगर जाता हूँ में से घर हटा दीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब वही निकलना है, जाना। बस इससे क्या है, आपका डेस्टिनेशन है, जो चीज कर रहे हैं उस चीज का यहाँ पर मतलब किसी चीज के थ्रू वो चीज कर रहे हैं या किसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर डिफाइन होता है। समझ में आया? कर्म यही है। इसको थोड़ा और डिटेल्स में अगर आप लोग पढ़िएगा पुस्तक में तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम इतना ही बताने वाले हैं, सवाल इतने से ही आने वाला है। समझ गए? इस सब का और एक एग्जांपल बताइए तो, सकर्मक क्रिया का। मैं कार चलाता हूँ, ठीक है, इसमें कार हो जाएगा आपका कर्म। और बताइए। गुड, ये भी अच्छा है। रवि फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर फुटबॉल हो गया कर्म। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है अच्छे से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बताइए? क्रिया विशेषण, हाँ क्रिया विशेषण बतलाएंगे, कारक और समास भी बतलाएंगे। समास के बारे में थोड़ा सा बताया क्या अभी? अभी नहीं, अभी तो आधा ही घंटा हुआ जी आप लोग का क्लास। हाँ, सिर्फ उसका परिभाषा और टाइप्स बता दे रहे। टाइप्स के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए, समास एक ही दिन पढ़ लीजिए, हाँ, एक ही दिन
लिखिएगा, दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल से बनने वाला शब्द, समास कहलाता है। यहाँ पर दो पदों के योग को, दो पदों के योग को समस्त पद कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। और पदों को जब उन पदों को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो वह समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। देखिए, पद मतलब दो शब्दों के मेल से यहाँ पर क्या बनेगा, समास बनेगा। पद यानी शब्द, दो पदों के योग से बनेगा समास, और जो मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद। और जब उसको अलग अलग कीजिएगा तो वो कहलाएगा समास विग्रह। जिस प्रकार संधि हम लोग पढ़े हैं ना, संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, संधि। और जब उसको अलग अलग करते हैं तो क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। उसी प्रकार समास भी होता है। समास का प्रकार लिख लीजिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। इसका भी 5 या 6 प्रकार होगा तत्पुरुष समास का। जब हम इसकी परिभाषाएं लिखाएंगे तो सारा चीज आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे आप पहचानिएगा कि वह किस प्रकार का समास है। बहुत सारा समास आपको सुनने में एक जैसा लगता है बट डिफरेंट होता है। उसका पहचानने के लिए तत्पुरुष समास कारक कारक से संबंधित है। अगर आप कारक जानते हैं तो आप क्या है, तत्पुरुष समास को भी अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस प्रकार उसको विच्छेद कीजिएगा ना तो उसमें को, से, द्वारा इस प्रकार का शब्द आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तत्पुरुष समास है। द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि बहुत आसान है। ये तीनों बहुत आसान है, इजीली इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसको बता रहे शॉर्ट में। बहुव्रीहि समास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वाक्य। जब हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे तो हम लोग कितने प्रकार थे वाक्य का,
वाक्य नहीं, सॉरी, शब्द। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ पढ़े थे ना। योगरूढ़ जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि ये भी दो शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन ये कुछ विशेष अर्थ को प्रदान करता है। वो सारा विशेष अर्थ वाला आपका बहुव्रीहि समास में आता है, जैसे दशानन, गजानन, ये सब क्या है? ये क्या है? विशेष अर्थ है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। बाकी सारा चीज हम आप लोग को बताएंगे अगली कक्षा में, ठीक है? क्या? अलंकार अपने से पढ़िए। बहुत ही फालतू टॉपिक है अलंकार, हम बता दे रहे हैं। हम बता देंगे वैसे प्रकार उसका, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, और क्या क्या अलंकार, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम सोच रहे हैं जो चीज़ इजीली आप लोग गेन कर सकते हैं उसको पढ़िए, कंफ्यूजन वाला चीज़ लास्ट में पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? वो हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे। इजी इजी चैप्टर पढ़िए जो इजी से दिमाग में घुसे, ये पढ़ने के चक्कर में पता चला वो सारा चला गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं।